बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आज की अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में रखने के मकासद एक एक करके इन मकासद के पीछे खुफिया हाथ और नकाबपोश चेहरे अय्यां हो रहे हैं। खान साहब को जेल में रखने का जो एक सबसे बड़ा मकसद, जो हमने रिसेंट डेवलपमेंट्स देखी हैं, अदालत के ज़रिए जिस किस्म के फ़ैसले आ रहे हैं, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ अमरीका से है और अमरीका पाकिस्तान से क्या चाहता है ये आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, अलविदा गंडापुर, ये वो नारा है जो इस वक्त केपी में आपको सुनने को मिलेगा। ये नारा किसने लगाया और अली मीन गंडापुर के ऑप्शंस महदूद क्यों होते जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आपने तर्जुमानी की, लेकिन अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नहीं रहे। इसका भी हाल वाल आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, वादी तेहरा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और वहाँ पर फायरिंग हुई है, कुछ लोग शहीद हुए, कुछ लोग ज़ख्मी हैं। ये माजरा असल में क्या है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो इस वक्त वीडियोज़ हैं इनकी हकीकत, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएअमल, 1 अगस्त को तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। और फिर खानपुर के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन जलसे में कैसे तब्दील हुआ और तब्दीली की हवा हमें क्यों पूरे मुल्क में नज़र आ रही है और क्या होने जा रहे बताएंगे। और फिर एहसन इकबाल साहब को खरी खरी सुना दी एक शख्सियत ने, और माफियास कौन है ये बताया है बड़ी तफसील के साथ और इनकी तसल्ली करवाई है। इसका भी हाल आपके सामने रखेंगे। और तुम गोली ठोको, ये जुमला किसका है और वॉइस सैंपल्स क्या हमें बताते हैं। गोली चलाने का हुक्म किसने दिया और लोगों को मारा गया, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है कि पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क से जमहूरियत को रुखसत करने के लिए हर वो काम किया जो वो कर सकते थे। तमाम रुकावटों को एक एक करके रास्ते से हटा दिया गया और वो तमाम जमहूरी अदारे जो पार्लिमान के अंदर या पार्लिमान से बाहर इस्टेब्लिशमेंट का, डिक्टेटर्स का, जर्नैलों का रास्ता रोकते हैं, इन रास्तों से इन तमाम रुकावटों को दूर किया, इन इदारों को कमज़ोर करके मुकम्मल तौर पे इन महाजों के ऊपर भी अपने लोगों को लाकर बैठा दिया। पाकिस्तान की अदालतों का निज़ाम आपके सामने है। इस अदालती निज़ाम के अंदर हैंड पिक जजेस को रिप्लेस किया गया और वो इमारतें जहाँ से इंसाफ मिलना था वहाँ से पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा, बल्कि कैंगरू कोर्ट्स का तोहफा पाकिस्तान की आवाम को दिया गया। और फिर व्यूअर्स, वो मीडिया जिसने आपको सच बताना था, दिखाना था, इसके ऊपर बात करनी थी, उसका गला घोट दिया गया और तमाम लोगों को रास्ते से हटा दिया गया, मार दिया गया या भगा दिया गया। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करने क्या जा रही है, ये सब कुछ इमरान खान, वो तमाम लोग जो जमहूरियत की बात करते हैं, आइनी हदूद में रहने की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और इन लोगों का, माफियास का डाकू राज को बेनकाब करने की बात करते हैं, उसका जो नतीजा था वो हमने अडाला जेल में कैदी नंबर 804 की शक्ल में देखा। अब जो इस पूरी कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट ये आया कि एक कॉन्टिन्यूटी आपको नज़र आती है। जब अमेरिका में तब्दीली आई तो ये नारा भी साथ ही बुलंद हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की हुकूमत को इमरान खान की रिहाई के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन 2 जंगें हो गई, इन 2 जंगों ने हालात को यकसर तब्दील कर दिया और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले एक दहशतगर्द को, एक शख्स को अमेरिका के हवाले किया ताकि हमदर्दी समेटी जा सके और फिर उसके बाद माइंस एंड मिनरल्स की अब बात की जा रही है। दोस्तों, अमेरिका को खुश करने के लिए या फिर खामोश रखने के लिए कि वो इमरान खान की रिहाई पर बात ना करे, वो पाकिस्तान में जमहूरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 2 वर्षों में तबाह व बर्बाद कर दिया, इस पर बात ना हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये मादनियात का एक खेल खेला है। अभी इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर अमेरिका आएगा, यहाँ से मादनियात एक्सट्रैक्ट करेगा, पाकिस्तान को क्या मिलता है इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, आम पाकिस्तानी को ये डिटेल्स कभी दी नहीं जाती। रिकोडेक का मामला आपके सामने है और पाकिस्तान की आवाम और जो हमारा कौमी असासा था या हमारा सरमाया था, जो पाकिस्तान की आवाम की अमानत है, उसके साथ क्या हुआ आज तक आम आदमी को नहीं पता।
बड़ों ने बैठकर फैसला किया, और वो फैसला क्या था? वो तबाही और बर्बादी का फैसला था। अब इस पूरी स्टोरी का ना एक एंगल और भी है। आपने याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में एक ट्रेड को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। वो अपने मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनीज को भी ये धमकी दे रहा है कि अगर आपने बिजनेसेस इंडिया चाइना से वापस अमेरिका में अगर आप लेकर नहीं आते तो फिर आपकी इन कंपनीज को सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो उसने जो आपकी तजारत है इसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया है, और यही मामला दुनिया के दीगर ममालिक के साथ है। यूक्रेन की एग्जाम्पल आपके सामने है। कहा कि हमने तुम्हारी जंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की, अब इस इन्वेस्टमेंट को वापस करने का वक्त आ गया, लिहाजा ये मादनियात जो तुम्हारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं अब इसके ऊपर हमारा कब्जा होगा और ये मादनियात हम तुमसे लेंगे। तो पाकिस्तान ने भी एक तरह से खामोश रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को ये मादनियात की डील जो है उसकी तरफ प्लानिंग की जा रही है। और ये जो हालिया अगर आप दौरा उठाकर देखें, मार्को रूबियो तारीफ़ करता है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान तारीफ़ कर रहा है अमेरिका की, और एक दूसरे की तारीफ़ें जो की जा रही हैं। अब इस पूरी खबर का एक और एंगल भी है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। केपी के अंदर माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर दस्तखत नहीं हुए, और ना ही उसे पास करवाया जा सका पार्लियामान से, जो केपी असम्बली थी। और अब कहा ही जा रहा है कि फाटा और वो इलाके जहाँ पर मिनरल्स वाफर मकदार में है और मादनियात जहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं, इसे वफाक के अंडर आप लेकर आएंगे और इन तमाम इलाकों को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अब उसके लिए आपको करना क्या है? एक तो आपने फजल रहमान साहब को एक्टिव किया, इसके साथ साथ इन इलाकों के अंदर आपको एकदम से ना हालात ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। और फिर ये भी बात याद रखिएगा कि तब्दीली की हवा इस वक्त आपको देखने को मिलेगी केपी के अंदर। जो रिपोर्टर्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब तब्दीली का फ़ैसला कर लिया गया, अलविदा अली मीन गंडापुर का नारा लग गया, और बहुत जल्दी ये जो मौजूदा वज़ीर आला हैं अली मीन गंडापुर, ये साबिक वज़ीर आला होने जा रहे हैं। जो खबर रिपोर्ट हो रही है इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का जाना ठहर गया, यानी अली मीन गंडापुर का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होने का वक्त हुआ चाहता है। जबकि दूसरी जानिब रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। ये हसन अयूब की जी एक ट्वीट थी। फिर आमिर अल-आसराना ने क्या कहा कि तहरीक इंसाफ के एमपीज़ फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं, बहुत जल्द हुकूमत तब्दील होगी, अली मीन गंडापुर वज़ीर आला नहीं रहेंगे और पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना हुकूमत मिलकर बनाएंगे। अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो ये अली मीन गंडापुर की एक बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि अली मीन गंडापुर हमेशा उनकी बात करता रहा, ना ये पीटीआई के रहे ना ये इस्टेब्लिशमेंट के रहे। इनका मुद्दा क्या था? ऐसा लग रहा है कि अली मीन गंडापुर को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया और अब उन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंकने का वक्त हुआ चाहता है। अली मीन गंडापुर के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्त किस्म की एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, और इसी रेजिस्टेंस को फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में अब आप देखेंगे। और वो फॉरवर्ड ब्लॉक यानी जो लोग तहरीक इंसाफ से कहीं और निकल जाएंगे या फिर एक ऐसा ग्रुप बनाकर आगे आते हैं, वो ये कहेंगे कि ये लोग अली अमीन गंडापुर जैसे ये इमरान खान के नज़रिए का बोझ नहीं उठा सकते, लिहाजा हमने अलहदगी का फ़ैसला किया और अब हम एक ऐसी हुकूमत एक बनाने जा रहे हैं जिसमें इमरान खान का नज़रिया हो, और हम हुकूमत के साथ मिलकर केपी की आवाम को वो कुछ देंगे जो इमरान खान का विजन है। हालांकि करना उन्होंने वही है जो उन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहेगी। तो सर सियासत हो रही है केपी के अंदर, और तब्दीली की हवा आपको वहाँ पे इस वक्त देखने को मिलेगी। अब व्यूअर्स, मुमकिन क्या ऐसा है? आप नंबर्स को ज़रा गौर कर लें और मैं आपको ज़रा विज़िट करवा देता हूँ ये नंबर्स, और उसके बाद आपने इस पर कमेंट भी करना है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जी जो अरकान की तादाद है वो 145 है, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान की तादाद 92 है, अपोजिशन की तादाद मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद 53 है। अदम एतमाद के लिए 73 एमपीज़ आपको चाहिए। ठीक हो गया, यानी 20 एमपीज़ आपको दरकार हुए ना। 53 का नंबर है, गोल्डन नंबर 73 हो चाहिए, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। और अगर 20 से ज़्यादा एमपीज़ का फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो ये आसान होगा। लेकिन ये भी देखना है कि जो अली मीन गंडापुर से इख्तलाफ करते हैं, क्या वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, और उनके लिए जस्टिफिकेशन क्या होगी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने अली मीन गंडापुर को क्यों छोड़ा, और हम अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया गया? क्या वो इमरान खान के नज़रिए का अली मीन गंडापुर ने भरम नहीं रखा, लाज नहीं रखी इसलिए बनाया, या फिर हम बिकने के लिए तैयार हैं और आए ही बिकने के लिए थे और आज हमारा रेट लग रहा है? फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अली मीन गंडापुर की जी नाअहली
बहुत आसान है ना कि अली मीन गंडापुर को नाअहल कर दिया जाए और फैसला महफूज हो गया है ये जो शराब और असला केस में। तो अगर सज़ा होगी तो नाअहल हो गए तो वजारत भी जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी हालात आपको इस तनाजुर में याद रखने हैं। KPK के हालात ठीक नहीं हैं। और ख़बर के मुताबिक आज बन्नू के थाना मेरियान की हदूद में दहशतगर्दों की बड़ी तादाद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस पहुंची। इस दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है और यहाँ से 200 से ज़्यादा दहशतगर्द जो थे रिपोर्ट हुए। बन्नू की जी वीडियो एक वायरल भी हो रही है और बन्नू में मुसल्ला अफराद ने नाकाबंदी की। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के पहुंचने के बाद वो वहाँ से भाग गए। अच्छा, मैं आपको ना एक और वाक़या वादी तेहरा के हवाले से बता दूं कि एक मार्टर गोला लगने से बच्ची के जाँ बहक होने की इतला थी। उसके जनाजे और के बाद और उससे पहले एहतजाज देखने को मिला और इस वक्त ना दर्जनों के हिसाब से वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगी जिनमें लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और गोलियां आप बैकग्राउंड के अंदर आपको उसकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। अब वादी तेहरा का जी इलाका है, दहशतगर्दों ने पहाड़ों से एहतजाजी शहरियों पर फायरिंग की। जुनैद अकबर के मुताबिक वादी तेहरा में अमन मार्च में नहते कबायली और नौजवानों और मासूम बच्चों पर फायरिंग के नतीजे में बच्चों समेत 7 बेगुनाह अफराद को शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। अब ये गोली किसने चलाई, कैसे चली, कहाँ से ये मामलात इस हद तक पहुँचे, इसके ऊपर आपको वीडियोस के अंदर वो तमाम डिटेल्स नहीं मिलेंगी। लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने मारा या फिर कहीं और से गोली चली। जब भी गोली चलती है ना, मरता गरीब का बच्चा ही है और पाकिस्तान की आवाम की कीमत अदा कर रही है। ये एक नया कल्चर आ गया है कि जो बात नहीं मानता उसे गोली मारो, रास्ते से हटा दो और ये इस वक्त के हालात हैं जो पाकिस्तान की आवाम जिसका सामना कर रही है। अब ये जो 7 लोग शहीद हुए जिनके ऊपर गोली चली, अंधी गोलियां आकर लगी, लेकिन गोलियां कहाँ से चली ये सवाल 26 नवंबर को भी पूछा गया। वीडियोस मौजूद हैं, क्लिप्स मौजूद हैं जिनमें फायरिंग की जा रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर इनके बीरबल टीवी पर बैठकर ये कहते हैं कि ये कैसे तय होगा कि ये गोली हमारी गोली थी, बल्कि ये गोली उनके अपने लोगों की थी जो इन्होंने अपने लोगों पर इस्तेमाल की। इनको लाशें चाहिए थी जिनके ऊपर सियासत कर सकें। सर, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन नुकसान पाकिस्तान की आवाम का होता है, हमेशा से हो रहा है, आज भी हुआ और ये शहादतें हुई हैं और इसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है। अब अगर आप वीडियोज़ को देखें, दिल दहल जाता है कि हमारे मुल्क को क्या हो गया। हालात ख़राब करके अपने मकासद अगर कोई पूरे कर रहा है तो इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, आवाम को होगा, लेकिन कितने अरसे तक। हमने इससे पहले भी एक जंग देखी जिसमें पाकिस्तान की जो जंग नहीं थी, जिसमें हमें झोंक दिया गया डॉलर्स लेकर, और पाकिस्तान की आवाम और हमारी कबायली इलाकों में जो पाकिस्तानी कौम है, इसकी अगली 3 नस्लें आज भी इसकी कीमत अदा कर रही हैं। जिस बच्चे के सामने ड्रोन आकर गिरेगा और हमला हो जाए, उसके माँ बाप की लाशें पड़ी हों, तो वो नफ़रत लेकर बड़ा होगा ना। ये नहीं हो सकता कि जुल्म की फसल से आपको खुशहाली मिले, जुल्म की फसल से आपको जुल्म ही नज़र आएगा। और पाकिस्तान की आवाम ये इन ताकतवर हलकों से ज़रूर सवाल कर रही है कि इसका कोई नतीजा निकले, कोई हल हो जिससे आवाम आखिरकार जिन इलाकों के अंदर ये ऑपरेशन हो रहा है या फिर जो हमले हुए, इसका कोई तो जवाब देगा। व्यूअर्स, ये भी मैं आपको खबर दे दूं कि तहरीक इंसाफ एक लाएमल तैयार करके जी मैदान में आ गई है और जुनैद अकबर ये कहते हैं कि लाएमल तैयार है और 1 अगस्त को जो लाएमल हम पूरी पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे। अलीमा खान ने इसके ऊपर जी बात भी की क्योंकि लाएमल अभी तक नहीं आया। वो ये कहती हैं कि 5 अगस्त तहरीक का प्लान पार्टी वक्त आने पर अनाउंस कर देगी। वक्त से पहले अनाउंस करने का मतलब है कि आप सबको जेलों में डलवा दें। अभी होगा ये कि अगर इसको अनाउंस कर दिया जाता तो दूसरी तरफ से तैयारी होती है और फिर तैयारी के बाद क्या होगा वो आपके सामने है। लोग भी तैयारी करते हैं, फ़ोन टैप होते हैं और फिर उसके बाद एक पैरेलल एक प्लान जो है वो तैयार किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज के जो कुछ इजलास हुए पंजाब के अंदर जी, आलिया हमजा एक्टिव हैं, सेनेटर ओन अब्बास भी आपको एक्टिव नज़र आएंगे, मलिक असगर जोहिया की ज़ेर-ए-सदार लाहौर में एक इजलास मुनक्किद हुआ और पूरे पंजाब के अंदर जहाँ जहाँ भी रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है या फिर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा, इसकी डिटेल्स दी जा रही हैं। इजलास में जी 5 अगस्त की तहरीक को तेज़ करना, तंजीमी अमूर तमाम तंजीमों से तहरीक तेज़ी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई के लिए भरपूर मोबिलाइजेशन करने का हल्फ भी लिया गया है।
اور دیپالپور سے جی پی ٹی آئی کے نوجوان رہنما جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ضلع اوکاڑا چودھری عبدالرحمان طارق کی قیادت میں 5 اگست کے حوالے سے فری عمران خان ریلی کا انعقاد ہوا. میں یہ نام اس لیے لے رہا ہوں جی، عبدالرحمان آپ نہیں جانتے ہوں گے، میں بھی پرسنلی نہیں جانتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے نظریے کو اس کا بوجھ اٹھا کر گلی گلی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور گرفتار کیا جا سکتا ہے. یہ خوف اور اس خوف کے بت توڑ کر یہ آپ کو میدان میں نظر آئیں گے. عبدالرحمان طارق صاحب کی قیادت میں جی نکلی ہے. پھر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی قیادت میں عمران خان کی 5 اگست کی کال کے حوالے سے موبلائزیشن ہوئی ہے. پھر راولپنڈی میں بھی اسی قسم کے مناظر دیکھنے کو ملے. بھاولپور سے بھی خبر ہے. شیخو پورہ کے اندر بھی ریلیاں نکالی گئی. وہ شیخو پورہ جو پاکستان مسلم نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی اسی قسم کے حالات ہیں. اس کے علاوہ جی سندھ میں کھپرو سندھ میں 5 اگست کی تیاریوں کے سلسلے میں تحریک انصاف کی پیدل واک ہوئی ہے. امجد خان نیازی جنرل سیکرٹری سندھ ڈاکٹر مسرور سیال نے اس میں شرکت کی ہے. خانپور ورکرز کنونشن کی تیاریاں جی ہوئی، اور ایسی تیاریاں کہ یہ کنونشن تھا، لیکن ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹا سا ورکرز کنونشن جلسے میں تبدیل ہو گیا. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ایک حد تک چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، ایک حد تک ظلم ہو سکتا ہے، ایک حد تک اداروں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ایک حد تک آئین کو پامال یا آئین کو معطل کیا جا سکتا ہے. الٹیمیٹلی چیزوں نے اپنے حسب نصب کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. یہ قانونی قدرت ہے، اور وہ کب ہوگا؟ 1 برس، 2 برس، 4 برس، 10 برس، اس سے زیادہ اس ظلم کی عمر نہیں ہو سکتی. آخر کار ظلم کو مٹنا ہے، اور جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو دوستوں وہ مٹ جاتا ہے. احسن اقبال صاحب نے جی کھری کھری سننے کو ان کو ملی ہیں، یہ بھی میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک ابو ذر شاد نے احسن اقبال کو آڑے ہاتھوں کیسے لیا، اور انہوں نے کیا کہا. وہ کہتے ہیں جی کہ کیا آپ لوگ مافیا سے کم ہیں؟ 40 سال سے ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں. 25,000 ارب سمگلنگ کا ہو گیا. جو بجٹ آپ نے پیش کیا یہ بھی مافیاز نے کیا. 40 سال سے آپ لوگ حکومت میں ہیں. 200 ارب ڈالر آپ کا باہر پڑا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ انویسٹر لے کر آئیں. اچھا جی، اب ہوا یہ کہ ابو شاد نے ایک انٹرویو میں انہوں نے، جن کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، تو انہوں نے اس کا ایک کاؤنٹر جواب دیا کہ مافیاز اصل میں کون ہے. مافیاز کا پیسہ پاکستان سے باہر ہے. مافیاز ہمارا انویسٹر نہیں ہے. مافیاز انڈسٹری کے لوگ نہیں ہیں. مافیاز کاروباری حضرات نہیں ہیں، اور جن کو آپ مافیاز کہتے ہیں. اب ہوا یہ تھا جی کہ ابو ذر شاد کے انٹرویو کے حوالے سے احسن اقبال صاحب نے ٹیکسٹائل کے جتنے بھی حضرات تھے، شخصیات جو امپورٹنٹ ہیں ملک کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری چلا رہی ہیں، ان کو پاکستان میں مافیاز کہہ دیا تھا، ٹیکسٹائل مافیا. تو اس کا انہوں نے اظہار کیا اور کھل کر کیا، اور احسن اقبال صاحب کو جو ہے صفائیاں دینا پڑی. تو انہوں نے صفائیاں دی، اور وہ کہتے رہے کہ میں نے آپ کو مافیا نہیں کہا، لیکن انہوں نے آپ کو سرکار مافیا کہہ دیا ہے. اور آپ کے جتنی جماعت کے چاہے لیڈران ہیں، چاہے ورکرز ہیں، چاہے آپ کو سنبھالنے والے ہیں، پالنے والے ہیں، ان سب کو مافیاز آپ کے سامنے کہا. تو یہ ایک ویڈیو اس وقت وائرل ہے. اور میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں کیونکہ مریم نواز کو بہت سارے پروگرامز لانچ کرنے کا شوق ہے. تختیوں پہ تختیاں لگائی، اور بہت سارے ایسے پروگرامز تھے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوام کے نام سے ہونے چاہیے تھے. اس پہ آپ کو ان خاندان کے لوگوں کے نام نظر آئے. مریم نواز ہاسپٹل، مریم نواز کے ساتھ ساتھ نواز شریف ہاسپٹل. اور یہ مریم کو شاید ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنا نام اور اپنی تصویریں لگائیں گے تو اس سے آپ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بڑھ جائے گا، اور لوگوں کو یاد ہو جائے گا کہ ہسپتال مریم نے بنایا، یہ جو کوڑے اٹھانے والی جو فیسلٹیز ہیں یہ مریم کی وجہ سے ہیں، یہ سڑکیں مریم نے بنائی. تو شاید اس منصوبے پر یا پھر اس مشورے پر یہ عمل کر رہی ہیں. لوگوں کی خدمت کرنے سے نام بنتا ہے، نام تصویریں لٹکانے سے نہیں بنتا. مریم نے ایک پروجیکٹ جی شروع کیا، اور یہ آن ویل منصوبہ تھا، کلینک آن ویل. ایک گاڑی کے اندر کلینک بنا کر آپ کے پاس، آپ کے علاقوں میں جہاں پہ سینٹرز نہیں ہیں، چونکہ بلڈنگ کو بنانے میں اور پھر وہاں پہ سٹاف کو انگیج کرنے میں زیادہ پیسہ لگتا ہے، تو ان کو کسی نے مشورہ یہ دے دیا کہ کیوں نہ کلینک آن ویل ہم ایک منصوبہ لانچ کریں، اور اس منصوبے کے تحت لوگوں کو ریلیف دیا جائے. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو گاڑیاں انہوں نے انگیج کی ہیں ان کو زنگ لگ گیا ہے، اور صرف کمپین پہ آپ پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، لیکن
जो मंसूबा जिसकी फिजिबिलिटी ना बन सके, जिसको चलाने के बाद आपको पता चले कि ये मंसूबा नाकाम था, सिर्फ आपने अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए आप ये सब कुछ करें, तो सर फिर उसका अंजाम ऐसा ही होता है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स नहीं है, जिन गाड़ियों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन गाड़ियों में उनकी प्रॉपर लुक आफ्टर करना, ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ थी। लेकिन खबर ये आ रही है जी कि अब गाड़ियों को जंग लग गया। इनकी सर हुकूमत को जंग लग गया, गाड़ियों को जंग लगना क्या बात है। अब इनकी सियासत को जंग लग चुका है। ये जितना मर्जी रेगमाल मार के इस सियासत को चमकाने की कोशिश करें, लेकिन अब ये पॉपुलर वोट बैंक आपके हाथ से निकल चुका है। मैं भी आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि साहिवाल अस्पताल में अमले की मुबैना गलफत से मरीज की हलाकत पर गुस्सा का एहतजाज है। और मरीम नवाज साहिबा लोगों ने क्या कहा कि आपका हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें अद्वियात नहीं मिल रही, हमारे बंदे मर रहे हैं और हमें इलाज नहीं मिल रहा। तो सारा पैसा, अब ये भी खबर आ रही है कि इन्होंने उन इलाकों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है जहाँ ये दिखाकर एक कंपैरिजन कर सके ना। मिसाल के तौर पर अगर पैसा लाहौर में लग रहा है तो जो लोग कराची से ट्रैवल करते हैं ना लाहौर में, तो उनके लिए एक ऐसा एक जो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली उनके सामने होता है, वो उसे बयान नहीं कर सकते और वो कहते हैं कि हाँ लाहौर में तरक्की हो रही है। और जो छोटे इलाके हैं वहाँ पर आपको तरक्की होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो ये लाहौर को सजा रहे हैं, उन इलाकों को सजा रहे हैं, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ से लोगों ने, यानी जिन लोगों को टिकट दिया गया, जिनकी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आपको नज़र आएंगी इनके जलसों पर, इनकी रैलियों पर और दीगर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहाँ पर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। मैं फिर आपको ना आखिर में खबर ये भी दे दूँ, और ये खबर सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि सियासतदान जब डिक्टेटर बनता है तो वो क्या करता है। खबर के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोली मारने का ये मामला है। और ये हुक्म जुलाई 2024 की अवामी बगावत के दौरान रियासती इदारों के ज़रिए मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफे का सबब बना। रोज़नामा दी डेली स्टार की महीनों पर मुहित तफ्तीशी रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए और एक खुफिया ऑडियो लीक हुई है, इसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है। जुलाई 2024 की रात शेख हसीना ने गनू भवन वज़ीर-ए-आज़म की जो सरकारी रिहाइश का है उसे ये कहते हैं से अपने भतीजे और उस वक्त के ढाका के साउथ सिटी मेयर शेख फजल नूर तापूश को फ़ोन किया। और उस फ़ोन कॉल में जिसकी रिकॉर्डिंग सामने आई, हसीना कहती हैं कि मैंने अहकामात दे दिए, अब वो मौलिक हथियार इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी वो उन्हें देखेंगे वो सीधी गोली ठोकेंगे, ये अल्फाज थे। और ग्लोबल इंस्टीट्यूट TGI ने इस पर फोरेंसिक तज्जिया किया जिसमें ऑडियो को असल करार दिया गया। तज्जिए में आवाज़ का लहजा, सांसों की रफ्तार को अवामी ऑडियो से वॉइस प्रिंट और आवाज़ के नकूश मैच किया गया और उन्हें इसे हसीना और तापूश की आवाज़ करार दिया गया है। होता ही है कि अगर आपने हसीना की आवाज़ या किसी की भी, फॉर एग्जांपल चेक करना है कि उसकी जेन्युइन आवाज़ है, तो आप उसकी ओरिजिनल आवाज़ लेंगे एंड देन यू कंपेयर दैट विद द एविडेंस। उसके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, वॉइस प्रिंट्स हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे और वो मैच कर जाएं तो उसी शख्स की या उसी शख्सियत की आवाज़ होगी। देखें, जैसा आपके हाथों की जो इम्प्रेशंस हैं वो यूनिक होते हैं, इसी तरह आपकी जो वॉइस प्रिंट्स हैं, जो आपकी आवाज़, ये भी एक यूनिक होती है। हर बंदे की एक इंडिविजुअल आवाज़ होती है। उसके वॉइस सैम्पल्स के अंदर जो प्रिंट्स हैं, वॉइस प्रिंट्स हैं, वो बताते हैं कि ये किस शख्सियत की आवाज़ है। तो हसीना जी पकड़ी गई हैं और ये हसीना अब शायद बांग्लादेश ना जा सके। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।